नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है अहीरवाल। दरअसल अहीरवाल क्षेत्र की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अहीरवाल क्षेत्र का बड़ा दबदबा है, यानी कहें कि राजनीति में इसकी अहम भूमिका है। इसमें 3 जिले शामिल हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अगर इन तीनों जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जो भी पार्टी जीत जाए तो सरकार बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, यानी उसकी सरकार तय मान लीजिए। अहीरवाल बेल्ट बिना चुनाव ही अब फिर से चर्चा में है और उसकी वजह है भूपेंद्र यादव। जब से मोदी कैबिनेट में गुरुग्राम से आने वाले भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अपने ही मंत्री राव इंद्रजीत के पैरेलल ही भूपेंद्र यादव को तैयार कर रही है। और भूपेंद्र यादव की गुरुग्राम से रेवाड़ी तक जन आशीर्वाद यात्रा इस बात की तस्दीक भी कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि। राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में भूपेंद्र यादव का क्या दखल बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है क्या भूपेंद्र यादव को लाना राव इंद्रजीत का कद घटाना है। पहले ये रिपोर्ट देखिएगा। अहीरवाल बेल्ट में बड़े नेता की एंट्री से हलचल। यात्रा के बहाने भूपेंद्र यादव का शक्ति प्रदर्शन। राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में भूपेंद्र यादव का दखल। भूपेंद्र यादव को लाना, राव इंद्रजीत का कद घटाना। राव इंद्रजीत के सामने भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर गुरुग्राम में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक निकाली जा रही है, लेकिन भूपेंद्र यादव की इस सक्रियता को लेकर अब बीजेपी के अंदर सियासी बातें शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि अहीरवाल बेल्ट को साधने के लिए बीजेपी भूपेंद्र यादव को मैदान में उतार रही है। चर्चाएं ये भी है कि कभी कांग्रेस में रहे और अब मोदी कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत के गढ़ में बीजेपी भूपेंद्र यादव को विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है। लेकिन भूपेंद्र यादव अपने आप को विकल्प नहीं बल्कि संकल्प बता रहे हैं। 6 लोकसभाओं में जा रहा हूँ, 70 विधानसभाओं में जा रहा हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, 8 राज्यों में पार्टी का काम करते हूँ। मैं विकल्प नहीं, मैं संकल्प के रूप में काम करता हूँ। हालांकि दक्षिण हरियाणा से लेकर राजस्थान के अलवर तक फैली पूरी अहीरवाल बेल्ट में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, क्योंकि उनकी केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के कद की तुलना से की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हर युग में नई पीढ़ी के लोग आगे आते रहे हैं। अब कोई मुकाबला नहीं है, पुराने लोगों का अपना एक स्थान है। अब नया कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उनको भी बढ़ने के लिए समाज में स्थान देना चाहिए। परिवार हो, समाज हो, वही फलता फूलता है जहां जनरेशन चलती रहती है। कभी कांग्रेस के दिग्गज रहे राव इंद्रजीत ने बीजेपी का दामन थामा और फिर वो 2 बार से मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग मान रहे हैं कि अहीरवाल बेल्ट में भूपेंद्र यादव को तैयार किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि भूपेंद्र यादव आने वाले समय में गुरुग्राम लोकसभा से दावेदार हो सकते हैं। खैर, ये राजनीति है और राजनीति के इस खेल में कुछ भी संभव है। देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया, गुरुग्राम। तो अहीरवाल क्षेत्र को साधने की तैयारी है। हालांकि साधने के लिए राव इंद्रजीत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र यादव को सक्रिय किया जा रहा है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि वो हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के मायने क्या हैं, आज इसी पर बात करेंगे। आज आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अहीरवाल क्षेत्र से आने वाले हमारे पास आपको बता दें दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि विजेंद्र नेहरा रहेंगे हमारे साथ।
प्रवक्ता हैं बीजेपी के अजयदीप लाठर हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक, ये 3 खास मेहमान हैं। अहिरवाल क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। तीनों जिलों में यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि गुरुग्राम या हम महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, तो ये अहिरवाल क्षेत्र ज्यादा माना जाता है और 11 विधानसभा की सीट आसपास इसमें आती है, 2 लोकसभा क्षेत्र भी आते हैं। तो इन्हीं तमाम मसलों को साधने के लिए कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है अहिरवाल क्षेत्र की। चलिए तीनों मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ भी गए हैं। सबसे पहले मैं लाठर साहब, आपसे मेरा सवाल रहेगा। लाठर साहब, आप हैं हमारे साथ? जी जेपी जी, नमस्कार। हाँ लाठर साहब, ये आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी हमारी। आप क्या मायने मानते हैं, क्या वाकई में भूपेंद्र यादव को बीजेपी पैरेलल खड़ा करना चाहती है? देखिए जेपी जी, भूपेंद्र यादव को जिस दिन कैबिनेट मंत्री बनाया गया उसी दिन ये चीज तय हो गई थी कि राव इंद्रजीत के मुकाबले बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को ऊंचे कद में ऊंचे स्थान पर बैठा दिया है। अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब अगर हम बात करें तो 3 साल लगभग लोकसभा चुनाव के बचे हैं और आज राव इंद्रजीत की उम्र 71 साल है। 3 साल के बाद उनकी उम्र 74 साल हो जाएगी। ऐसी सूरत में भूपेंद्र यादव, जो अभी तक हरियाणा से बाहर की राजनीति करते रहे हैं, हरियाणा में जहां तक मुझे याद है वो पहली बार इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। और अगर हम देखें कुल मिलाकर तो भूपेंद्र यादव की उम्र अभी सिर्फ 52 साल है, यानी कि करीब 20 साल छोटे हैं राव इंद्रजीत से। इस तारतम्य में जैसा कि बीजेपी ने पिछले दिनों कहा भी था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह गायब है राजनीति से अपने बेटे को टिकट दिलाने के बाद, क्योंकि उनकी उम्र हो गई। और प्रधानमंत्री समय समय पर इशारा देते रहे हैं कि हम जो भी वृद्ध नेता हो जाएंगे हम उनको साइड कर देंगे। तो मेरा तो 100% यही मानना है कि लाठर साहब, आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सुना होगा। उनके बयान के मायने आप जरा समझिए कि नए लोगों को जगह देने में क्या दिक्कत है। इस बयान को आप मेरे नजरिए से भी थोड़ा सा देखिएगा कि नए लोग यानी कि राव इंद्रजीत से 20 साल छोटे उन लोगों को अब आगे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत के मुकाबले पार्टी में उसे एक जो रिक्त स्थान हो सकता है 3 साल के बाद पार्टी ने सोचा उनका करने के लिए, तो उसकी एडवांस में भरपाई के लिए इन्हें आगे किया जा रहा है। मेरा तो 100% यही मानना है। ठीक है, विजय नेहरा भी हैं बीजेपी की तरफ से। विजय नेहरा जी, अपने ही नेता के पैरेलल अपने ही नेता को आप खड़ा कर रहे हैं, सही है? जयप्रकाश जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल मिल रही है। जयप्रकाश जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने जो सांसद भारत सरकार के अंदर मंत्री बने उन सभी को एक निर्देश दिया कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकालें। और उसी कड़ी में जयप्रकाश जी, भूपेंद्र यादव जी ने, क्योंकि उनकी जन्मस्थली हरियाणा प्रदेश है, गुड़गांव के जमालपुर गांव के वो रहने वाले हैं और जो राजस्थान है वो इनकी कर्म भूमि है, तो अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि में केंद्र यानी भारत सरकार की योजना के अनुसार एक जन आशीर्वाद यात्रा वो निकाल के आ रहे हैं, जिसमें 6 लोकसभा क्षेत्र और 70 विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो जाएंगे। और जयप्रकाश जी, जैसे अभी मैं भूपेंद्र यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने स्वयं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के एक सिपाही हैं और 8 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का वो काम करते हैं। मैं बता दूं जयप्रकाश जी आपको कि भूपेंद्र यादव जी चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं, वो संगठन की राजनीति करते हैं और कई प्रदेशों के प्रदेश प्रभारी रहने के साथ साथ और राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी उनके पास है। तो आप ये ना मान के चले कि उनको चुनाव राजनीति भारतीय जनता पार्टी कराएगी, क्योंकि वो संगठन की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करनी जानते हैं और पार्टी को मजबूत करने में वो लगे हुए हैं। नेहरा साहब, फिर इस यात्रा के मायने बता दीजिए बस एक लाइन में। यात्रा के मायने तो मैंने आपको बताया ना कि भारत सरकार ने जितने भी नए मंत्री बने भारत सरकार के अंदर कैबिनेट में जो मंत्री बने हैं उन सबको बोला है कि अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद की यात्रा निकालिए। तो उसमें कौन सी आपत्ति है? सिर्फ अकेले भूपेंद्र यादव नहीं निकाल रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, पूरे देश भर के अंदर जितने भी मंत्री बने मोदी जी की कैबिनेट में वो सब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ चाहे राव इंद्रजीत जी हैं चाहे भूपेंद्र यादव जी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पहले हमारी तिरंगा यात्रा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, 90 की 90 विधानसभा। ठीक है नेहरा साहब, मैं आ रहा हूं। कैप्टन साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो कैप्टन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ कैप्टन साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या जो राजनीतिक विशेषज्ञ अजयदीप लाठर जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के मुकाबले भूपेंद्र यादव को बीजेपी तैयार कर रही है अहिरवाल क्षेत्र में। लेकिन सर,
ये तो आप लोगों के लिए भी चुनौती है कैप्टन साहब, क्योंकि आप भी एक बड़े लीडर हैं, एक मास्क चेहरा है। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह का जो राजनीतिक जो अगर आप कैरियर देखें वो करीबन 40 साल का है। और भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो संघ से जुड़े हुए हैं और संगठन के तौर पर उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि उनका जो जमीन पे जो जनाधार होना चाहिए उतना नहीं है, और उनका जो ज्यादा जो समय रहा है वो ज्यादातर रहा है उधर क्या नाम अपना राजस्थान के अंदर वहाँ पढ़े लिखे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप देखिए, राव इंद्रजीत को बहुत मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उन्होंने अपने इस टेन्योर के दौरान जो है, चाहे आपका मेवात हो, वहाँ रेलवे लिंक बनाने की बात थी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात, अपने रेवाड़ी में एम्स का जो है वो अब तक काम नहीं शुरू कर पाए, सैनिक स्कूल का मामला है, अपना रेवाड़ी में अब तक उसकी बिल्डिंग नहीं पूरी कर पाए, गुड़गांव में जोगसराय में यूनिवर्सिटी बननी थी। यानी जो जमीनी तौर पे जो काम करना चाहिए था, और आज के दिन राव इंद्रजीत सिंह जी का जो लोगों में जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, वो बहुत कम हो गई है और वो 70 पार भी हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी में एक तरीके से भूपेंद्र यादव जी को वो लेके आए हैं कि ये दोनों जो अपने अलवर और जो गुड़गांव क्षेत्र है उस पे जो है किस तरीके से अपना जनाधार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि राव इंद्रजीत जो है उनकी किसी विचारधारा से नहीं जुड़े, ना वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे, ना वो जुड़े हैं संघ की विचारधारा से। उनका अपना कैप्टन अजय यादव जी, ये तो आपके लिए फायदा होने वाला है ना। फिर आपने कहा कि राव इंद्रजीत सक्रिय नहीं है और वो फ्रेश चेहरा है, क्योंकि उन्हें यहाँ का राजनीति में ज्यादा सक्रिय ये नहीं रहे भूपेंद्र यादव जी, और वहां उन्होंने जनता के काम नहीं किए, तो फायदा सीधे तौर पर कैप्टन अजय यादव। नहीं, देखिए ऐसा है कि फायदा की बात होती है। मैं कहता हूँ जब एक व्यक्ति को समय टाइम मिलता है, अब भूपेंद्र यादव के ऊपर है कि अगर उनको जो जिम्मेवारी दी है तो वो इन क्षेत्रों में, खासतौर से अलवर और गुड़गांव क्षेत्र में ये जो जितने भी काम लंबित हैं, चाहे वो रोड के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो आपके हेल्थ के हों, हर विषय के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो गुड़गांव क्षेत्र है उसमें मेवात भी है, गुड़गांव का क्षेत्र, और जो आपका गुड़गांव है यहाँ पर आप जानते हैं कि ये मिलेनियम सिटी है। आप देखिए गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरा कहना है क्या है कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। राव इंद्रजीत के पास जनता के बीच में अगर जाएंगे भी तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये, और देखिए जैसे आपका पेगासास जो अभी जासूसी कांड हुआ, महंगाई है, बेरोजगारी है, वैसे भी बहुत अनपॉपुलर हो गई है। गवर्नमेंट राफेल डील के अंदर भी इनके ऊपर जो है काफी जो है बातें हुई हैं। तो जमीनी तौर पे भी जो है जो इंद्रजीत का जो पहले प्रभाव था उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भूपेंद्र यादव से उनका ज्यादा जमीन के ऊपर उनकी ज्यादा पकड़, ज्यादा लोगों को जानते हैं, ज्यादा लोगों में उनकी पहचान है, और ये संघ से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं अलवर से या गुड़गांव से, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है कैप्टन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। अजयदीप लाठर जी, कैप्टन अजय यादव का जो मायने हैं आपने समझे होंगे, कैसे देखेंगे आप इसे कांग्रेस के नजरिए से? कांग्रेस के नेताओं को तो फायदा है जी। हाँ। अगर भूपेंद्र यादव मैदान में आते हैं तो उसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो कांग्रेस के नेताओं को मिलेगा। देखिए एक छोटी सी चीज अगर हम समझें, राव इंद्रजीत जो हैं, जिसको हम रामपुरा हाउस से, उनका जो पैतृक निवास रामपुरा हाउस हम बोलते हैं। लेकिन लाठर साहब अभी 3 साल का वक्त है। अगर आप लोकसभा चुनाव में भी जाएंगे या विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे तो अभी तो 3 साल का वक्त है। 3 साल लंबा वक्त होता है ना। बीजेपी के अंदर अगर हम कद की बात करें तो भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खास विश्वासपात्र लोगों में गिने जाते हैं। पार्टी में उनका कद ऊंचा है, संघ परिवार में उनकी पकड़ अच्छी है। तो अगर हम उस नजरिए से भी देखें, राव इंद्रजीत लगातार दोनों टर्म से, पिछली बार भी और अब भी, केंद्र में राज्य मंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो जीत
उनकी जीत कैसे आई थी? उनकी जीत तो उनका जो एक प्रभाव इलाके में है, जो राजा परिवार से वो है, उससे आई है। लेकिन जैसे जैसे अहिरवाल में शिक्षा का दायरा बढ़ा है, बच्चे नई पीढ़ी शिक्षित हुई है, ऐसे ऐसे अहिरवाल एरिया में राव इंद्रजीत को राजा मानने वालों की संख्या में कुछ कमी आई है। लोग प्रजातंत्र जनतंत्र की तरफ से जो नई पीढ़ी है, मैं आऊंगा लाठे साहब एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपका कि जिस तरह कैप्टन अजय यादव जी कह रहे हैं कि विकास नहीं किया राव इंद्रजीत ने, हालांकि उनका दबदबा, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और देखिए उसका फायदा हुआ बीजेपी को भी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में, लेकिन विकास कराना, अगर भूपेंद्र यादव आते हैं और सक्रिय होते हैं तो विकास प्राथमिकता होगी अहिरवाल क्षेत्र के अंदर। हाँ बिल्कुल होगी, विकास की तो विकास तो वही होगा और कहाँ होगा। अगर क्योंकि हमें अपने लिए जमीन तैयार करनी होगी और राव इंद्रजीत सोचेंगे कि मेरे लिए जमीन बची रहे, अगर ये विकास कराते तो वहां इस चुनाव में जो तीनों जिलों में एक एक सीट बीजेपी ने खोई है, ऐसा नहीं होता। 2014 के वाले परिणाम ही वहां और अच्छे आते। इसके अलावा दूसरी चीज भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी ने इस चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में जो पटौदी जहां जो इनका पैतृक विधानसभा क्षेत्र है राव इंद्रजीत का, उसमें उनके चहेते को टिकट ना देके पार्टी के एक वर्कर को टिकट दी। ये मैसेज उसी टाइम देना शुरू कर दिया था कि क्योंकि जब राव इंद्रजीत लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने कि मेरी सुनवाई नहीं होती, ये नहीं होता, मतलब हर चुनाव से पहले। विजय नेहरा जी आपने सुना होगा कैप्टन अजय यादव जी का, लाठे साहब जी का भी राजनीतिक विश्लेषण आपने सुन लिया। अगर ठीक है आप भूपेंद्र यादव को खड़ा करिए, लेकिन वहां खड़ा करने के लिए विकास पहुंचाना होगा आपको। कैप्टन अजय यादव साफ कह रहे हैं कि आपने क्षेत्रों में विकास नहीं किया। देखिए जयप्रकाश जी, मैं अभी कैप्टन अजय यादव जी को भी सुन रहा था। एक तरफ यादव जी ये कह रहे थे कि लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, और मैं मानता हूं कि जब लगातार वहां से वो चुनाव जीते हैं तो जनता के हित में उन्होंने काम किए हैं और गुड़गांव को उन्होंने आज विश्व स्तरीय बनाया है। गुड़गांव की आज साइबर सिटी के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहचान है। लेकिन कैप्टन अजय यादव जी तो स्वयं कांग्रेस सरकार के अंदर बड़े बड़े मंत्री के दायित्व उनके पास रहे हैं। अगर वो आज भी गुड़गांव के अंदर विकास की कमी बताते हैं तो क्या उसके लिए जिम्मेदार वो अपने आप को नहीं मानते? दूसरा, मैं मानता हूं ये चीज कि जो भूपेंद्र यादव जी हैं, देखिए उनके जो जन आशीर्वाद यात्रा है जयप्रकाश जी, इसको राजनीतिक मायने ना निकाल करके ये राव इंद्रजीत जी और भूपेंद्र यादव जी के बीच में बड़ा अच्छा तालमेल भी है। हरियाणा प्रदेश का विकास और तेज गति से होगा दोनों के मिलने के कारण। और माननीय मुख्यमंत्री नहीं, राजनीति मायने क्यों नहीं निकाले नेहरा साहब? फिर राजस्थान से शुरू करा लेते ना उनकी फिर जन आशीर्वाद यात्रा, तब हरियाणा में लेके आते। देखिए जयप्रकाश, अरे उनकी कर्मभूमि वही है, वहीं पढ़े लिखे हैं, वहीं ज्यादा रहे, वहीं समय व्यतीत रहा, यहाँ तो आते ही नहीं थे ना, तो मायने तो निकाले ही जाएंगे ना। जयप्रकाश जी, वो यहाँ से शुरू करें या राजस्थान से शुरू करें, तो सर फिर राजनीति मायने निकाले जाएंगे। अरे सर सुन तो मेरा जवाब तो सुन लीजिए पूरा। वो समापन यहाँ करते या समापन वहां कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी जन्मभूमि यहाँ पे है, गुड़गांव के जमालपुर गांव के वो रहने वाले हैं और उन्होंने खुद कहा है कि मेरी मातृभूमि ने मुझे बुलाया है। स्थानीय लोगों में एक चाव होता है जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता बनता है। 8 राज्यों की राजनीति करते हैं भूपेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय नेता अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और वो संगठन का काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वो चुनावी राजनीति नहीं करते, वो संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। चलिए सर, संगठन को मजबूत करने में कैप्टन अजय यादव जी देखिए, आप देखिए कैसे भी रखिए, अगर राव इंद्रजीत का दबदबा है और आप भी मानते हो और आपने भी माना, और राव इंद्रजीत की वजह से देखिए आप लोग वहां के उस क्षेत्र में पिछले 10 साल से आप सक्रिय नहीं हो पाए जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सर अगर ये भूपेंद्र यादव को भी खड़ा कर देंगे, राव इंद्रजीत भी रहे, तो सर चुनौती तो दोनों तरफ से कांग्रेस के लिए है। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अभी ये प्रवक्ता थे भाजपा के, मुझे मालूम नहीं कौन है, विजेंद्र नेहरा क्योंकि मैं है जी विजेंद्र नेहरा है बीजेपी के प्रवक्ता। हाँ, विजेंद्र नेहरा जी को मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए राव इंद्रजीत सिंह की जो विचारधारा है वो राजाशाही विचारधारा है। उन्होंने कभी संघ के, ना तो उनके संघ के किसी सम्मेलन में जाते हैं, ना ही उनका कोई संघ से कोई लेना देना है। वो अपॉर्चुनिस्ट राजनीति उन्होंने हमेशा करी है। जब कांग्रेस की अच्छी यहाँ पर हवा थी तो वो कांग्रेस की वजह से वो एमपी बन गए थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार भी जो है मेरा जो लड़का है वो चिरंजीवी रेवाड़ी से एमएलए बना, बिल्कुल वहां से, और वहां पर जो है उन्होंने खूब जोर लगाया कि हर जगह जगह घूमते रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि और ये अभी ये कह रहे थे कि वो काम नहीं किया,
मेवात के अंदर आप देखेंगे, वहां पर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने वहां पर एक लेक का निर्माण किया हमने वहां पर, ठीक है। वहां पर हमने पानी की योजनाएं हमने की। रेवाड़ी के अंदर हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, रेवाड़ी के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, रेवाड़ी के अंदर हमने जो आपके तमाम जितने भी कितने हमारे कॉलेजेस हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले हमने। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह कितने मैंने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, बाईपास करवाया। राव इंद्रजीत जो है वो कभी भी लोगों से मिलते नहीं है। नहीं कैप्टन साहब, मेरा यही तो सवाल है ना। आप ठीक है, आप कह रहे हैं जमीन से नहीं मिलते, लेकिन पिछले 10 साल से वहां स्थिति आप लोगों की अहिरवाल क्षेत्र में कमजोर हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। उनकी वजह से कमजोर नहीं हुई है। हाँ। ये पिछली बार मोदी फैक्टर था, क्योंकि पिछली बार जो 2009 का चुनाव था उसमें जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद एकदम से फिजा बदल गई। वरना अगर आप देखेंगे जमीन पे काम इनने आपका 2014 से लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया। ये मुझे ये बता दें जो प्रवक्ता है इनके कि जो गुड़गांव मिलेनियम सिटी वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां पर जो है पानी भर रहा है आज भी। बिल्कुल नेहरा साहब ये सही बात है, विकास के मायने यही है, बारिश में गुड़गांव जो डूब जाता है। और बात सुनिए, वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आप देखिए इन्होंने वहां पर एक बहुमंजिला वहां पर एक इन्होंने पीडब्ल्यूडी हाउस बना दिया। मुझे बताएं कि गुड़गांव शहर के अंदर इनके पास कौन सी योजना है? शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में इनके पास कौन सा काम किया है? और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है इनका। जो हमारे समय में जो हमने इंडस्ट्री इनके समय में बानेश्वर के अंदर जो है। कैप्टन साहब मैं एक जवाब ले लेता हूँ, नेहरा जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए जयप्रकाश जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात रखने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो हरियाणा के अंदर 62 महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोले हैं, उसमें से अकेले 42 गुरुग्राम महिलाओं के डूब गया। कैप्टन साहब पूछ रहे क्या विकास किया आपने? 10 साल से आप ही तो है ना। आप जनाब उनको पूरा जवाब देने का टाइम देते हैं, मुझे बीच में टोक देते हैं। सुन तो लीजिए अब मेरा जवाब, आप सवाल कर लिया आपने। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया है, और कैप्टन साहब की बातों से लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ मेवात के अंदर विकास किया, वो बार बार मेवात को फोकस कर रहे हैं। हम तो पूरे हरियाणा को सबका साथ सबके विकास को लेकर चलते हैं, हरियाणा एक हरियाणा एक के मंत्र को लेकर चलते हैं। और जहां तक पानी की आपने बात की जयप्रकाश जी, 2 से 3 घंटे के अंदर अगर पानी निकल जाता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ मानक है। और गुड़गांव के अंदर ये स्थिति हम लेके आए हैं कि आज 2 से 3 घंटे के अंदर भरा हुआ पानी वहां पर तेज बारिश के बावजूद वो पानी निकल जाता है। इसके साथ चलिए सर कोई बात नहीं, अब ये एक सियासत है, पैरेलल खड़ा करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह लाठर जी ने एक राजनीतिक विश्लेषण किया कि वो परिवार के लिए भी कभी टिकट मांगते हैं, फिर रिटायरमेंट की भी उम्र जो बीजेपी में 75 साल के इर्द गिर्द है उसके पैमाने पर वो खरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लाठर जी आपका भी, कैप्टन साहब आपका भी, और नेहरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रणभूमि आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।